गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। सभी बच्चों को गुड इवनिंग। ये जो सेशन है बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है ऐसे सारे बच्चे जो ग्रेड थर्ड के लिए तैयारी कर रहे हैं, लाइब्रेरियन ग्रेड थर्ड। सबसे पहली बात तो अगर आप इस वीडियो में आगे बढ़ रहे हैं तो मैं आपको दो चीज़ें पहले ही बोल देना चाहूँगा। ठीक है, आप जब इस वीडियो को देख रहे हैं तो किसी बाइसनेस के साथ ना देखें, किसी पक्षपात के साथ ना देखें। दूसरी चीज है, समझदार इंसान वो होता है जो किसी भी बात को सुनने के बाद उसके साथ तर्क सुनता है। यहां तर्क सुनने का मतलब क्या है, जब आप कोई भी बात किसी से भी सुन रहे हैं तो उसके पीछे के जो लॉजिक्स हैं और उसके पीछे के जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो आप जरूर देख ले रहे। ठीक है, और इस बात को मैं क्यों कह रहा हूं, उसके पीछे के कारण है, हम में से बहुत सारे बच्चे जो ग्रेड थर्ड के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं वो बिल्कुल आंख मीच के प्रिपरेशन कर रहे हैं। ऐसा क्यों कह रहा हूं, जैसे जैसे इस वीडियो में आगे बढ़ेंगे आपको एक एक बात बहुत अच्छे से समझ में आएगी और मैं सारी बातों के पीछे के डॉक्यूमेंट्स जो है वो आपके साथ शेयर करूंगा। एक एक डॉक्यूमेंट से एक एक बात को हम कलेक्ट करेंगे और कलेक्टिव फॉर्म में हम देखेंगे कि आखिरकार कौन सी गलती जो है वो 90% स्टूडेंट जो है वो कर रहे हैं और वो करने के पीछे का कारण जो है वो क्या है। ठीक है, इन सभी बिंदुओं पे चर्चा करते हैं। सबसे पहला बिंदु आ रहा है, सर ये जो बात आप कर रहे हो ये किसके लिए है, तो ये डेडिकेटली लाइब्रेरियन ग्रेड थर्ड के लिए, लाइब्रेरियन ग्रेड थर्ड के लिए है। सबसे पहला बिंदु ये समझ लीजिए आप। ठीक है, ये डेडिकेटली बात किसके लिए, ये लाइब्रेरियन ग्रेड थर्ड के जो स्टूडेंट है ये बात डेडिकेटली उन्हीं बच्चों के लिए है। और उन्हीं के लिए क्यों सर, क्या सेकंड ग्रेड के लिए नहीं है, तो उनके लिए नहीं है, कारण क्या होगा आगे आपको पता चलेगा। सबसे पहले इस एग्जाम के लिए अगर मैं बात करूं, अभी लेटेस्ट एक पेपर हुआ है आपका, ठीक है, और जो 2023 में कंडक्ट हुआ है। ठीक है, 2022 की जो रिक्रूटमेंट है उसका, अब जो 22 की रिक्रूटमेंट है उसका जो पेपर कंडक्ट हुआ है, उस पेपर को देने के बाद बहुत सारे बच्चों ने ये कहा कि सर मेरा सिलेक्शन हो जाता, लेकिन जो सिलेबस दिया गया था उसके बियॉन्ड क्वेश्चन आ गए। ठीक है, अब ये वाली जो लाइन है, ये ऐसे ढेर सारे बच्चे हैं जिन्होंने इस एग्जाम को अटेम्प्ट किया और अटेम्प्ट करने के बाद 1 नंबर से 2 नंबर से 4 नंबर से रह गए, 10 नंबर से रह गए, या फिर ये संख्या 50 40 कितने भी नंबर से रहने की हो सकती है। बिंदु यहां पर महत्वपूर्ण क्या है, उनका जो स्टेटमेंट है वो बड़ा महत्वपूर्ण है। और खासकर बच्चे जब मुझसे कंसल्ट करने आते हैं तो वो एक बात बोलते हैं कि सर आप कह रहे हो कि सेकंड और थर्ड ग्रेड का बैच एक साथ चल रहा है, आप एक साथ कैसे चला सकते हैं सर, सिलेबस दोनों के अलग अलग है। तो ये सबसे बड़ी जो दिक्कत वाली बात है वो यहाँ पजलमेंट किस चीज का है, पजलमेंट है आपके सामने एक भ्रम बना दिया गया है। भ्रम किस चीज का बना दिया गया है वो जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे आपको समझ में आएगा। अब इस बिंदु को समझने के लिए पहले कुछ चीजें आपको समझनी है, वो कैसे काम कर रही है और वो डॉक्यूमेंटली क्या कह रही है उनके बारे में समझना है। सबसे पहले देखिए हमें क्या चीजें समझनी है जब इस बिंदु पे हम आ रहे होंगे कि हम किस चीज को लेकर कंफ्यूज हैं और आखिरकार हम वहां पर क्यों रह गए, इन चीजों के पीछे कारण क्या है। सबसे पहले तो हमारे पास डिटेल सिलेबस होना चाहिए जब भी हम एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा डिटेल सिलेबस कौन जारी करता है सर, डिटेल सिलेबस जो है वो बोर्ड जारी करता है। ठीक है, वो आरपीएससी अगर आप सुनना चाहें या आरएसएसबी आप सुनना चाहें तो आरएसएसबी आरपीएससी जारी करता है। ठीक है, डिटेल सिलेबस की जब भी बात आती है तो उसे जारी कौन करता है, आरपीएससी और आरएसएसबी बोर्ड जारी करता है। अब यहां पर जो सिलेबस आपको जारी किया गया था तो आपके जो सर्विस रूल्स है जिसमें सिलेबस दिया गया है वो है एजुकेशन सर्विस रूल 2021। ठीक है, मैं आपको पहले उन सर्विस रूल पे लेके चलूंगा। ठीक है, और उसके बाद एक एक करके बिंदुओं पे चर्चा करेंगे। अगर आप भी सर्विस रूल देखना चाह रहे हैं तो आपको सिंपली सर्च करना है birbalsir.com, यहां पर आप आइएगा और यहां पर आने के बाद स्टडी मटेरियल पे आप क्लिक करिएगा, यहां पर LIS लिखा हुआ इस पे क्लिक करिएगा। ये देखिए मैंने यहाँ पर पीडीएफ डाल रखा है एजुकेशन सर्विस रूल 2021, यहाँ पर पेज नंबर 51। ये मैंने क्यों डाला है, आपको पूरे सर्विस रूल पढ़ने की आवश्यकता नहीं, आपके काम की बात पेज नंबर 51 पे है। ये आपने व्यू पीडीएफ पे क्लिक किया और ये यहाँ से आपके जो सर्विस रूल है वो स्टार्ट हो रहे हैं। हमें कहाँ पर जंप करना है सर, हमें पेज नंबर 51 पे जंप करना है। क्यों, क्योंकि जो लाइब्रेरी साइंस है उसके जितने भी डिस्कशंस है वो पेज नंबर 51 पे है।
ये देखिए गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल 26/7/2021 को ये जारी हुआ है। ठीक है, इसको नाम क्या दिया गया है? इसको नाम दिया गया है राजस्थान एजुकेशन स्टेट एंड सबऑर्डिनेट सर्विस। ठीक है, अब हम चलते हैं सीधा सीधा जो हमारे मुद्दे की बात है उस पे, यानी कि पेज नंबर 51 पे। तो ये पेज नंबर 51 जो है उस पे बिंदु क्या है सर, जिसको हम कंसल्ट करना चाह रहे हैं, वो है हमारा सिलेबस। ठीक है, यहां पर ये देखिए पेज नंबर 51 पे जब मैं आता हूं तो यहां पर एक 8 नंबर पॉइंट लिखा हुआ है और आराम से ये रीडेबल है। स्कीम एंड सिलेबस ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन फॉर द पोस्ट ऑफ। अब यहां पर नोटिस करने वाली बात क्या है वो समझिएगा। पोस्ट ऑफ, पोस्ट ऑफ के बाद क्या लिखा हुआ है? पोस्ट ऑफ के बाद लिखा है लाइब्रेरियन ग्रेड सेकंड। यहां पर देखिए लाइब्रेरियन ग्रेड सेकंड एंड लाइब्रेरियन ग्रेड थर्ड। ठीक है, इसका मतलब इस सर्विस रूल में ये बात बहुत अच्छे से मेंशन की गई है कि हम जो आगे बात करने वाले हैं, जिस सिलेबस की हम बात करने वाले हैं, वो दोनों के लिए सेम होगा, सेम कंडीशनिंग फॉलो होगी उसमें। ठीक है, तो ये जो सिलेबस आगे जितनी भी चर्चा हो रही होगी उसमें ग्रेड 2 और ग्रेड 3 की जब हम बात कर रहे हैं तो उसका सिलेबस क्या होगा? बिल्कुल सेम होगा। अब देखिए क्या हुआ, आपने ये वाली बात पढ़ ली, अब ये पेपर 1 की बात आ जाती है। ठीक है, ये पेपर 1 का डिस्कशन आ गया जिसमें ज्योग्राफिकल, हिस्टोरिकल, कल्चरल, करंट अफेयर, जनरल नॉलेज, वर्ल्ड इंडिया, एजुकेशन, साइकोलॉजी, ये आपके पेपर 1 आ गया। इसके बाद आ जाइए पेपर 2 पे। ये पेपर 2 क्या है? नॉलेज ऑर्गेनाइजेशन, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग एंड रिट्राइवल। ये आपका लाइब्रेरी साइंस वाला पार्ट है। इस लाइब्रेरी साइंस के पार्ट में आपके जो यूनिट्स है वो कैसे काम कर रहे हैं? पेपर शेल इंक्लूड फॉलोइंग सब्जेक्ट। यूनिवर्स ऑफ नॉलेज, ये पहला पॉइंट आ गया। स्ट्रक्चर एंड एट्रीब्यूट, मोड्स ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सब्जेक्ट, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सब्जेक्ट, यूनिवर्स सब्जेक्ट इज मैप्ड इन डिफरेंट स्कीम ऑफ क्लासिफिकेशन, बायोग्राफिक डिस्क्रिप्शन। ये आपका यूनिट 1 हो गया। अब जो आप चीज यहां पर देख रहे हैं, जो यहां पर आप देख रहे हैं यूनिट, ठीक है, अगर आप देखेंगे तो ये वाला सिलेबस जो मैं अभी आपको दिखा रहा हूं, ये वाला सिलेबस, ये 5, जिसमें से 4th यूनिट जो है उसमें सिर्फ सब्जेक्ट क्लासिफिकेशन है। सब्जेक्ट क्लासिफिकेशन के अलावा एजुकेशन, साइकोलॉजी। अब यहां पर एक नोटिस करने वाली बात क्या है वो अच्छे से ध्यान से समझ लीजिए। इस सिलेबस की अगर हम बात कर रहे हैं तो यही सिलेबस हमें आरएसएसबी बोर्ड की साइड पे मिलता है। जब हम आरएसएसबी बोर्ड की साइड, जिसे आप चयन बोर्ड बोलते हैं, जब आप उसकी साइड पे जाते हैं तो वहां पर आपको यही सिलेबस देखने को मिलता है। अब होता क्या है? होता यह है कि 2022 की जो लाइब्रेरियन की रिक्रूटमेंट है उसमें यही सिलेबस जारी किया जाता है। इस सिलेबस में कहीं पर भी जो कंप्यूटर वर्ड है वो नहीं लिखा हुआ है। और सबसे पहली बात है, थोड़ी सी सब्र रखने की जरूरत है, क्योंकि मैं पेपर आपके सामने ओपन करके कंसल्ट करूंगा। पेपर का एक एक क्वेश्चन किस यूनिट से आया वो मैं आपके साथ कंसल्ट करूंगा। ठीक है, इसमें कंप्यूटर वर्ड कहीं पर नहीं है। दूसरी बात, इसमें मैनेजमेंट वर्ड जो है वो कहीं पर भी नहीं है। पूरे के पूरे डिस्कशन में मैनेजमेंट वर्ड कहीं पर भी नहीं है। तीसरी बात, इस पूरे के पूरे डिस्कशन में इंडेक्सिंग वर्ड जो है वो कहीं पर भी नहीं है। इंडेक्सिंग से जुड़ा हुआ कोई भी वर्ड जो है, जब आप इसको पूरा देख रहे हैं तो कहीं पर भी इंडेक्सिंग शब्द आपको यहां पर नहीं मिलेगा। ठीक है, उसके बाद में सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है यहां पर, ठीक है, लाइब्रेरी सोसाइटी जो वर्ड है वो कहीं पर नहीं है। यानी कि जो बेसिक आपके जितने भी अगर मैं बात करता हूं बेसिक लेवल पर, तो जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस है, जितने भी एसोसिएशंस है, ठीक है, लाइब्रेरी के जो टाइप्स है, लाइब्रेरी के कैटेगरीज है, इनके बारे में इस पूरे के पूरे सिलेबस में कहीं पर भी कोई भी बात मेंशन नहीं है। ये तो मैंने एक बड़े बड़े पॉइंट्स बताए हैं। वैसे मैं बहुत बारीकी से इसका विश्लेषण कर चुका हूं और मैं विश्लेषण अभी आपके साथ रखूंगा। ठीक है, अब सर आप मुद्दा क्या बताना चाह रहे वो बताइए। सर, जिस बच्चे ने ये सिलेबस पढ़ा है, जिस बच्चे ने ये सिलेबस पढ़ के एग्जाम दिया है, उसके साथ बहुत बुरा हुआ। क्या बुरा हुआ? सर, क्वेश्चंस जो है वो पूछ लिए गए कंप्यूटर से, मैनेजमेंट से, इंडेक्सिंग से, लाइब्रेरी सोसाइटी से, और भी ऐसे ढेर सारे चैप्टर्स, पॉइंट्स है जहां से प्रश्न पूछे गए, लेकिन उस बच्चे के पास कोई ऑप्शन नहीं था ये बताने के अलावा कि एग्जाम का जो सिलेबस है उससे बाहर क्वेश्चन आए हैं। लेकिन सर, क्या इससे आपका सिलेक्शन हो जाएगा? अगर आप ये लाइन बोलते हैं कि भाई इस वजह से ये हो गया, तो क्या इससे आपका सिलेक्शन हो जाएगा? आखिरकार पहला बिंदु ये है कि ये जिम्मेदारी किसकी बनती है कि आपको वो सारी चीजें पढ़ाई जाए जो आपके सिलेबस में है। एज ए टीचर मुझे लगता है सबसे ज्यादा इस टॉपिक पे रिसर्च जो है वो टीचर को करनी चाहिए, क्योंकि टीचर जो है उसी की बात पे बच्चा बिलीव कर रहा है, तो टीचर को बहुत अच्छे से समझना चाहिए कि इस
पूरे के पूरे सिलेबस में और कौन से कंटेंट जो है वो डिस्क्रिप्टिव मैनर में आ सकते हैं। और वो कहां से पता चलता है, तो वो प्रीवियस पेपर से। अगर आप इससे ठीक पहले का पेपर उठा के देखेंगे उसमें इन सभी चैप्टर्स के क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है, अगर आप चलते हैं न्यू वाले सिलेबस पे, सर हमें अगर इस पूरे पॉइंट को देखना है और इस पूरे पॉइंट में जो सबसे नोटिस करवाने वाली चीज है, जिसे मैं बार बार नोटिस करवा रहा हूं, वो क्या लिखा हुआ है? वो लिखा है लाइब्रेरियन ग्रेड सेकेंड एंड थर्ड। इसका मतलब एक चीज तो कंफर्म हो गई, दोनों के लिए सेम है। और दोनों के लिए सेम है, इसका मतलब अगर आरपीएससी ने ग्रेड 2 का डिटेल सिलेबस जारी किया है, एग्जैक्टली वो ग्रेड थर्ड पर भी अप्लाई होगा। इस बात को अच्छे से समझ लीजिए। अगर आपको किसी भी अच्छे पर्सन ने, अच्छे व्यक्ति ने ये बोला है कि लाइब्रेरी का सिलेबस इतना सा है, छोटा सा है, तो मैं फर्स्ट डे से बोल के आ रहा हूं कि 35-40 वीडियो में जो आप सिलेबस करके बैठे हो, आगे बहुत पछताना पड़ेगा। कारण क्या है? कारण है आप पूरी बात नहीं समझ रहे हो। कारण क्या है? आप भ्रम में कि लाइब्रेरी साइंस का सिलेबस बहुत छोटा सा है और हम आराम से कर लेंगे, 15 दिन में कर लेंगे, 10 दिन में कर लेंगे, ये बहुत बड़ा भ्रम। ठीक है, लाइब्रेरी साइंस का जो सिलेबस है वो आरपीएससी की साइट पे जो अवेलेबल है, अगर मैं वो भी आपको दिखाना चाहूं तो ये देखिए, इसी वेबसाइट पे जब आप birbal.com पे जब आप स्टडी मटेरियल में देखेंगे तो यहां पर आपको LIS वाले पार्ट में ग्रेड 2 का सिलेबस दिखेगा। ठीक है, और ये देखिए पेपर 2। ठीक है, अब ये जो आरपीएससी ने जारी किया है सिलेबस, ठीक है, इन्होंने इसमें 5 यूनिट्स बताए हैं। अच्छा, ये सिलेबस किस आधार पर जारी किया गया है, तो मैं फिर आपको बता रहा हूं। देखिए, सेकेंडरी एजुकेशन डिपार्टमेंट किस आधार पर जारी किया गया? आरपीएससी ने अपनी तरफ से जारी नहीं किया है। आरपीएससी ने जारी किसके आधार पर किया है? जो रूल्स पहले से डिफाइंड है उसी के आधार पर जारी किया गया है। और इसकी अगर मैं बात करूं इसमें, तो यहां पर देखिए सोशल इंस्टीट्यूशन, लाइब्रेरी, सोसाइटी पूरा का पूरा है। यहां पर यूनिवर्स ऑफ नॉलेज, क्लासिफिकेशन, कैटालॉगिंग पूरा का पूरा है। यहां पर इंफॉर्मेशन सोर्स पूरा का पूरा है। ठीक है, यहां पर मैनेजमेंट पूरा का पूरा मैनेजमेंट यहां पर अवेलेबल है। ठीक है, यहां पर यूनिट 5 जो है वो आपके ऑटोमेशन ऑफ लाइब्रेरी और साथ में आपका कंप्यूटर, दोनों चीजें जो है वो इंक्लूडेड है। अगर कोई बच्चा इस सिलेबस को पढ़ के गया है, किसमें? लाइब्रेरियन ग्रेड थर्ड के लास्ट पेपर में, यकीन मानिए उस बच्चे को बहुत सुकून मिला होगा पेपर देके। कारण क्या है? कारण यह है कि वो सिलेबस पढ़ के गया है। वो इस भ्रम में नहीं जी रहा है कि आरएसएसबी बोर्ड की साइट पे ये जो 4 बातें लिखी हुई है उसमें से एक बात साइकोलॉजी से जुड़ी हुई है, वो उनको नहीं पढ़ के गया सर। अगर वो उनको पढ़ के जा रहा होता तो उसका पेपर क्रैक नहीं होता। जिन बच्चों का पेपर क्रैक हुआ है वो सारे इंटेलिजेंट बच्चे हैं। उन्होंने ये बात पहले समझ ली कि भैया मुझे कंप्यूटर भी पढ़ना है, मुझे मैनेजमेंट भी पढ़ना है, मुझे बाकी चीजें भी देखनी है। ठीक है, और जिन टीचर्स ने सिर्फ बच्चों को ये वाले टॉपिक्स करवाए जो आरएसएसबी की साइड पे है, उन टीचर्स ने बच्चों के साथ प्योरली गलत किया है। इसलिए गलत किया है क्योंकि बच्चे डिपेंडेंट होते हैं टीचर्स पे, और अगर वो पूरा नहीं करवा रहे हैं उनको बिल्कुल स्पष्ट बोलना चाहिए था, भैया टाइम लगेगा, शॉर्ट में जो आप 15 दिन में सिलेबस कर रहे हो इससे काम नहीं चलना। आप अपने मन को तसल्ली दे सकते हो, लेकिन चयन होने के लिए आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा। आपने कहा सर आप तो मुझे ये बताइए कहां से कौन सा क्वेश्चन कैसे आया। ये आपने सिलेबस देखा, ये डिटेल सिलेबस है। ये आपको डिटेल सिलेबस आरपीएससी की साइट पे मिल जाएगा, जो मैंने अभी हमारी वेबसाइट बताई है उस पे भी आपको मिल जाएगा। अब बिंदु आता है हमारे पेपर का। ठीक है, अब बिंदु चला पेपर पे। अब पेपर पे जब हम आते हैं तो हमारे पेपर में क्या आता है, ये देखिए, लाइब्रेरियन ग्रेड 2022, डेट 11/9/2022, इवनिंग शिफ्ट। ये पेपर आपके कंडक्ट हुआ था, 23 में इन बच्चों को पोस्टिंग मिली थी। अब अगर आप यहां पर देखेंगे, अब आप कहेंगे कि सर हमें कैसे पता चलेगा आप जो बात बोल रहे हैं उसमें सत्यता है। मैं पहले ही कह चुका हूं जब वीडियो मैंने शुरू किया था, समझदार व्यक्ति वो है जो बात सुनने के बाद उसके तर्क के बारे में विचार करे। सिर्फ बात सुन लेने से मान लेना ये समझदारी बिल्कुल भी नहीं है। जब आप सुन रहे हैं बात तो उसके पीछे तर्क होने चाहिए। जब पहले क्वेश्चन की हम बात करते हैं तो सुपर इंपोजिशन डिवाइस, सब्जेक्ट डिवाइस, सिस्टम स्पेशल, हम ये मानते हैं बिल्कुल ये टू द पॉइंट जो सिलेबस में लिखी हुई बातें हैं उसके अकॉर्डिंग है। जब आप सीसी पढ़ रहे होंगे तो इन सभी बिंदुओं के बारे में आप कंसल्ट कर रहे होंगे। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। दूसरा बिंदु आता है CIP इंडिया प्रोजेक्ट इनिशिएशन ऑफ। देखिए, जैसे ही RRLF दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी, निस्केयर और नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया आया, मैंने कहा भाई ये 3rd ग्रेड के सिलेबस में कहां पर लिखा हुआ है।
अगर आप थर्ड ग्रेड का सिलेबस देखते हैं, अभी अभी मैंने आपके सामने थर्ड ग्रेड के सिलेबस की चर्चा की है, ये रहा आपके थर्ड ग्रेड का सिलेबस। और इस थर्ड ग्रेड के सिलेबस में आप एक बार बता दीजिए मुझे कहां पर नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया लिखा हुआ है, कहां पर एसोसिएशन लिखा हुआ है। पूरे के पूरे इस सिलेबस में कहीं पर भी ये वाला बिंदु डिस्कस नहीं हुआ है। इस पूरे के पूरे कंपोनेंट में ये बिंदु कहीं पर भी कंसल्ट नहीं हुआ है, ठीक है। फिर भी आपका जो पेपर, अभी तो हम सिर्फ क्वेश्चन नंबर 2 पे चल रहे हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 आपने क्या कह दिया, आपने अपनी तरफ से बोल दिया भैया आउट ऑफ सिलेबस, जबकि आउट ऑफ सिलेबस नहीं है। क्यों? क्योंकि आपको सही सिलेबस समझाया ही नहीं गया है। आप उस सिलेबस के बारे में चर्चा कर रहे हैं जो एक साइट पे अवेलेबल है, लेकिन आपने एग्जामिनेशन के पीछे के पेपर्स को स्टडी नहीं किया। टीचर्स ने आपको वो बात नहीं बताई जिससे उसको बहुत ज्यादा पढ़ाना पड़े। मेरी क्लासेस 100+ जा रही है, बच्चे कह रहे हैं कि सर आप क्या पढ़ा रहे हो, हमें तो 40-35 जो वीडियोस है उनमें कंप्लीट करवा दिया गया। मैं उनको बार बार समझाता हूं आप भ्रम में ना रहे, और बहुत सारे बच्चों को समझाने के बाद भी ये क्वेश्चन बार बार मेरे सामने रिपीट होता है। इसलिए मुझे लगा कि अच्छा है कि एक वीडियो बना दिया जाए, कम से कम इस भ्रम से आप बाहर निकले और आप उस सिलेबस के अकॉर्डिंग नहीं चले जो इसके क्वेश्चन आपके पेपर में सिर्फ 30% होंगे। जो 70% क्वेश्चन होंगे वो आपके नए आएंगे और फिर आपको बहुत बुरा लगेगा। इससे बढ़िया पहले से आरपीसी ग्रेड 2 का जो डिटेल सिलेबस है आप उसके अकॉर्डिंग अपनी स्टडी करें, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 2 है, आपके अकॉर्डिंग आउट ऑफ सिलेबस है, मेरे अकॉर्डिंग बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि मेरे साथ जो बच्चे थर्ड ग्रेड की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको अच्छे से पता है कि जो सीआईपी प्रोजेक्ट है ये किसका इनिशिएशन है, ठीक है। इसके बाद में देखिए ओंटोलॉजी की बात आ गई हमारे पास, ठीक है। ये डॉक्यूमेंट सर्विस से जुड़ी हुई क्लासिफिंग कैटालॉगिंग, तो आपने कह दिया बिल्कुल सर ये टू द पॉइंट सिलेबस की बात है। निमोनिक्स की बात आ रही है, टू द पॉइंट सिलेबस की बात है सर। इंफॉर्मेशन रिट्राइवल जो है टू द पॉइंट सिलेबस की बात है। लेमिनेशन सिलेबस की बात होगी। इंफॉर्मेशन ट्रांसफर डेडिकेटली ऐसा इंफॉर्मेशन सोर्सेस को लेके हमारे सिलेबस में, ग्रेड 3 के सिलेबस में जो वेबसाइट पे सिलेबस अवेलेबल है उसमें ऐसा कोई पॉइंट नहीं दिया हुआ है, ठीक है। लेकिन फिर भी हम मान लेते हैं कि कुछ चीजें तो रट्टा मारनी होती है सर, ठीक है। तो ये बेसिक पॉइंट है। उसके बाद में आता है अंडरस्टैंडिंग बुक्स मार्क्स, ठीक है। तो ये भी सिलेबस में सीसी दिया हुआ, और जब आप सीसी को डिटेल से पढ़ते हैं, ठीक है, तो सीसी को डिटेल से पढ़ने पर आपके सामने ये बिंदु आ जाते हैं कहां पर मार्क करना होता है, कैसे करना होता है, ठीक है। इसके बाद में देखिए वर्क ऑफ प्लेस, यहां पर मैं आपके साथ पेपर कंसल्ट नहीं कर रहा हूं, मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूं कि कौन से क्वेश्चन सिलेबस के और कौन से क्वेश्चन सिलेबस के नहीं थे, ठीक है। अब यहाँ पे हायरार्की बेस्ड क्लासिफिकेशन स्कीम, हॉटलिस्ट रिट्राइव्ड बाय रोबोट बेस्ड ऑन सर्च इंजन, यहां पर आपको देखिए ऑटोमेशन की बात आ गई, ऑटोमेशन आपके नहीं लिखा हुआ, ठीक है। इधर आगे चलते हैं 6 नंबर पे, यहां पर आ गया थर्ड स्टेप ऑफ क्लासिफाइंग, ठीक है। ये क्लासिफिकेशन का हो गया पार्ट। प्रोजेक्ट इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, भाई आईपीआर तो आपके सिलेबस में लिखा हुआ ही नहीं है, आईपीआर का क्वेश्चन आ गया। आप सोच रहे यार ये क्वेश्चन कहां आया, आईपीआर मैंने पढ़ा ही नहीं है, प्रॉपर्टी राइट्स मैंने पढ़े ही नहीं है। भाई यही तो चीज मैं समझा रहा हूं, आप यही तो बहुत बड़ा भ्रम लेके चल रहे हो कि मैं सिलेबस पढ़ूंगा बस उसी से क्वेश्चंस आएगा। जो आप सिलेबस पढ़ रहे हो वो भ्रम पढ़ रहे हो, ठीक है। आपका सिलेबस सिर्फ एक यूनिट है, जो आरपीसी ग्रेड 2 है उसका सिर्फ सेकंड यूनिट आपके लाइब्रेरियन ग्रेड 3 का पूरा सिलेबस है, लेकिन रियलिटी ये नहीं है, ठीक है। क्यों नहीं है? जैसे जैसे मैं आगे बढ़ रहा हूं, अभी सिर्फ क्वेश्चन नंबर 8 पे अपन पहुंचे, और 8 में से हमें समझ में आ रहा है कि लगभग 3 क्वेश्चन 8 में से ऐसे आ गए हैं जो हमारे इस सिलेबस में नहीं लिखे हुए हैं। जब मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूं, देखिए इस तरफ हमने देखा अभी, ठीक है, बुक्स, डाउटफुल ऑथरशिप, ट्रेडिशनल नॉलेज, डिजिटल लाइब्रेरी। देखिए फिर बात आ गई, डिजिटल लाइब्रेरी कोई बात ही नहीं की उन्होंने कहा ही नहीं कि हमें लाइब्रेरी ऑटोमेशन पढ़ना है, लेकिन लाइब्रेरी ऑटोमेशन का क्वेश्चन आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह है जिसने ग्रेड 2 का डिटेल सिलेबस पढ़ा है, पॉइंट टू पॉइंट समझा है, और प्रीवियस सिलेबस जिसने पुराना वाला सिलेबस पढ़ा था, अब से पहले का जो सिलेबस था उसमें मैनेजमेंट भी था, कंप्यूटर भी था, डिजिटल ऑटोमेशन, ये सारी चीजें पहले के सिलेबस में थी, और जिसने उस तरीके से प्रिपरेशन की वो बच्चा सिलेक्ट हुआ है सर, ठीक है। भले आपने कितनी मेहनत की हो, अगर आपके मेहनत करने का डायरेक्शन गलत है सर, आपकी मेहनत बिल्कुल किसी काम की नहीं है। अगर डायरेक्शन के प्रॉपर डायरेक्शन के साथ आप मेहनत कर रहे हो तो छोटी और कम मेहनत भी बहुत अच्छा रिजल्ट बना के आपको देगी। बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हो लेकिन डायरेक्शन लेस मेहनत कर रहे हो, ऐसा कंटेंट पढ़ रहे हो जिसके बारे में आपको पता ही नहीं है कि ये कंटेंट यूजफुल है या नहीं, उसी को आप घिसे जा रहे हो, तो वो किसी काम का नहीं है। और खासकर जब आपका एग्जाम होगा उस दिन बहुत दुख होगा आपको कि मेरे पढ़े हुए कंटेंट में से क्वेश्चन नहीं आ रहे। उसका कारण है आपने पूरा नहीं पढ़ा।
अब यहां पर जब हम आगे आते हैं तो देखिए ट्रेडिशनल नॉलेज, डिजिटल लाइब्रेरी, ऑटोमेशन वाला पार्ट आ गया। ठीक है, यहां पर करेक्ट क्लासिफिकेशन ऑर्डर हम कहेंगे सिलेबस की, AACR 2 सिलेबस की बात आ गई। ठीक है, मैं सिलेबस वर्ड वहां यूज कर रहा हूं जो लाइब्रेरियन ग्रेड 3 के सिलेबस में लिखा हुआ है, वहां मैं बोल रहा हूं कि ये सिलेबस में, वहां बोल रहा हूं आउट ऑफ सिलेबस। आउट ऑफ सिलेबस का मतलब आपके अकॉर्डिंग आउट ऑफ सिलेबस है, क्योंकि वो सिलेबस में नहीं लिखा हुआ है। एग्जैक्टली अगर उसको समझा जाए तो दोनों के सिलेबस, जब सर्विस रूल में लिख दिया गया है कि सेकंड और थर्ड ग्रेड का सिलेबस सेम है, तो आप ये क्यों नहीं समझ रहे भाई कि डिटेल सिलेबस जो आरपीएससी ने डाला है, आगे जाकर वही आरएसएसबी बोर्ड जो है वही डिटेल सिलेबस आपके सामने रखेगा। आप इस बात को समझिए। इसके बाद जब हम आगे बढ़ते हैं तो नेक्स्ट आता है हमारे पास वर्क प्लेसिंग बुक्स राइट प्लेस। अब देखिए ग्रंथालय से ऑफिशियल पब्लिकेशन, ILA, आइटलिस्ट। भाई जब आपको फेडरेशन और एसोसिएशन पढ़ने को कहा ही नहीं गया, आप क्यों पढ़ोगे? आपके सिलेबस में लिखा ही नहीं गया, आप क्यों लिखोगे? एग्जैक्टली यही चीज हुई आपके साथ में। आप में से बहुत सारे बच्चे जिन्होंने बिल्कुल नहीं पढ़ा था, और मैं खासकर ऐसे बच्चों की कह रहा हूं जो भुगत भोगी है। इसका मतलब ये कह रहा हूं जिन्होंने एग्जाम दिया था और वो कुछ मार्क्स से इस वजह से रह गई कि सर बहुत मेहनत की थी, लेकिन हमारे साथ बुरा ये हुआ कि सिलेबस से नहीं आया क्वेश्चन। अरे क्वेश्चन तो सिलेबस से था भाई, तुमने नहीं पढ़ा था। ठीक है, तुम्हें भाई जिसने भी गाइड किया उसने ये नहीं समझाया कि आपको ये वाला पार्ट भी पूरा करना है, आपको मैनेजमेंट भी पढ़ना है, आपको इंफॉर्मेशन सोर्सेज भी पढ़ने हैं, आपको कंप्यूटर भी पढ़ना है, ये सारे सेक्शंस भी आपको पढ़ने हैं। ठीक है, अब जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं ये देखिए नंबर जो है ये बढ़ता जाएगा। आरक्यूज के बारे में आपको नहीं पढ़ाया गया क्योंकि वहां पर सिलेबस का पॉइंट पिंग नहीं किया हुआ है। ठीक है, जोन्स वाली ठीक है, ये आपके क्लासिफिकेशन से जुड़ा हुआ है। स्टडी ऑफ जनरल कैटेगरी ये भी आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद में क्लासिफिकेशन डिवाइस, ठीक है, क्लासिफिकेशन, रेफरेंस ऑफ मोड ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सब्जेक्ट, करेक्ट सीक्वेंस ऑफ डिजीज, ठीक है, ये भी आ जाएगा। एवरी बुक ठीक है, कैनन ये भी ठीक है, CCC कैनन, हेडक्वार्टर। अब देखिए फिर आ गई बात हेडक्वार्टर ऑफ इफ्ला, एसोसिएशन लिखा हुआ नहीं है बट एसोसिएशन का क्वेश्चन आ रहा है। ठीक है, देन हम आगे चलते हैं यहाँ पर। तो नेक्स्ट हमारे पास फेसेट सीक्वेंस, चलिए ठीक है, ये भी आ जाएगा। और आपने यूनिमार्क आ गया। देखिए जी यूनिमार्क की बात हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग नहीं होनी चाहिए थी बट यहाँ पर है। ठीक है, एग्रीकल्चर ऑफ कॉर्न ठीक है, उसके बाद में नॉलेज इंडस्ट्री, DDC भी ठीक है। उसके बाद में आ जाता है RSS फीड। अगर आप RSS फीड की बात करें तो ये एक टैग का चैप्टर है जिसे लाइब्रेरी ऑटोमेशन कहते हैं, और टैग वाली बात हमारे सिलेबस में नहीं लिखी हुई थी, उसके बावजूद इसका क्वेश्चन हम देख रहे हैं। आई थॉट मैं सिर्फ अभी 50 के आसपास में क्वेश्चन पे पहुंचा हूं, और जब आप आगे बढ़ेंगे तो ये नंबर और बढ़ता जाएगा। जैसे कि अगर मैं कहूं CCF भी है आपके, OPEC ये भी आपके सिलेबस का पॉइंट होगा। ठीक है, अब इसके बियॉन्ड जो चीजें हैं उनकी अगर बात करें, ठीक है, जैसे कि वेब ऑफ साइंस, ठीक है, ये टेक्निकल ऑटोमेशन का पार्ट आ गया था। साइंस साइटेशन इंडेक्स, ठीक है, ऑटोमेशन का पार्ट आ गया था। ठीक है, और साइटेशन इंडेक्स, भाई इंडेक्सिंग का तो पूरा सिस्टम था ही नहीं आपके, उसके बावजूद वहां पर क्वेश्चन मिल रहे हैं। ETD डेटाबेस जो है उनके लिए कुछ भी नहीं लिखा हुआ था, फिर भी ETD का क्वेश्चन आ रहा है। डिलीवरी ऑफ बुक्स एक्ट के बारे में कुछ लिखा नहीं है, फिर भी क्वेश्चन आ रहा है। ठीक है, ऐसे ढेर सारे पॉइंट्स है। Z39.50 ऑटोमेशन आपको बोला गया पढ़ना ही नहीं है, आपके सिलेबस में लाइब्रेरी ऑटोमेशन लिखा हुआ नहीं है, फिर भी लाइब्रेरी ऑटोमेशन के भर भर के क्वेश्चन आए। एक बच्चे ने कहा था कि सर 2-3 प्रश्न थे, मैंने कहा भाई 2-3 नहीं थे, बहुत सारे प्रश्न थे। कंप्यूटर का मतलब है लाइब्रेरी ऑटोमेशन प्लस कंप्यूटर, तो उसके ढेर सारे प्रश्न आपके इस पेपर में थे। एक चीज आपको समझ में आ गई होगी, एक चीज क्या समझ में आ गई कि सर जो 2022 का जो पेपर होता है लाइब्रेरियन ग्रेड 3 का, इस पेपर में जो रेशियो रहता है वो 60-40 का रहता है। 60-40 का मतलब 60 क्वेश्चन इसमें जो सिलेबस वेबसाइट पर दिया गया था उस सिलेबस में से क्वेश्चन मिले। ठीक है, 40 क्वेश्चन कहां से मिले? अकॉर्डिंग टू वेबसाइट सिलेबस में आउट ऑफ सिलेबस से मिले। ठीक है, लेकिन अगर आप ध्यान से समझेंगे, जिसे आप आउट ऑफ द सिलेबस कह रहे हो, अगर आप ध्यान से थोड़ा सा एनालिसिस करते, आप प्रीवियस पेपर्स देखते, चीजों को समझते, ठीक है, तो आप क्या कहते हैं, सर ये आउट ऑफ सिलेबस नहीं था। क्योंकि ऐसे सारे बच्चे जिन्होंने 2018 का पेपर दिया है, ठीक है, या इससे पहले कोई एग्जाम 15 का पेपर दिया है, उन बच्चों को ये बात बहुत अच्छे से पता थी कि ये चैप्टर्स हमें पढ़ने हैं। और ग्रेड 2 का जो सिलेबस आप अभी देख पा रहे हैं वेबसाइट पे, उससे भी आपको ये चीज समझ में आनी चाहिए कि जब सर्विस रूल में दोनों ही रिक्रूटमेंट के लिए सेम कंडीशन रखा गया है, तो हम उसी कंडीशन के साथ हमें क्या करना है, काम करना है। यानी कि आउट ऑफ सिलेबस जिसे हम कह रहे हैं, ठीक है, वो आउट ऑफ सिलेबस नहीं है, वो इन ऑफ सिलेबस है। दूसरी बात यहां से जो समझने वाली है, डिटेल सिलेबस। अब डिटेल सिलेबस हमें कौन सा
फॉलो करना चाहिए सर। अब इस भ्रम से बाहर कैसे निकले? आपको ये चीजें बहुत बुरी लगेगी, खासकर ऐसे बच्चे जिनको एक बहुत बड़ा झुंझुना हाथ में दे दिया गया है कि भैया तुम ये 14 क्लास कर लो, ये 30 क्लास कर लो और तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट हो गया है, आप मस्त आराम से 10 दिन में सिलेबस कंप्लीट कर लो। अरे भाई, जब 10 दिन में सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, 3600 ग्रेड पे की नौकरी अगर इतनी आसान होती कि 10 दिन में सिलेबस कर लो, आप थोड़ा सा कॉमन सेंस रखिए सर, बहुत टाइम लगेगा। जब आप सिलेबस लेके बैठेंगे, पॉइंट टू पॉइंट कंटेंट उतारेंगे, टाइम लगेगा उसमें। और अगर आप ये चाहते हैं कि नहीं सर मुझे तो वो झुंझुना ही बजाना है जीवन भर, ठीक है, आप बजाते रहिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आपने 10 दिन में सिलेबस कर लिया, अपने मन को तसल्ली दीजिए और उसी तसल्ली के साथ जीते रहिए। जिस दिन पेपर होगा उस दिन आंखें खुलेगी, ठीक है। आप आंखें बंद करके बैठे हैं कि नहीं भाई मेरा तो सिलेबस हो गया, मैंने जो पढ़ा है आरएमएसएसबी बोर्ड की साइट पे ये लिखा हुआ है, मैंने ये पढ़ लिया है, ठीक है। जिस दिन आपके कंप्यूटर के क्वेश्चन आएंगे, मैनेजमेंट के क्वेश्चंस आएंगे, बाकी चैप्टर्स के क्वेश्चन आएंगे, उस दिन आपको बुरा लगेगा, ठीक है। जब बात आ रही है सिलेबस की, सर पूरा का पूरा पढ़िए, ठीक है। बोर्ड की जो आरपीएससी की साइट पे जो सिलेबस अवेलेबल है उसे निकालिए, उसका एक एक पॉइंट टू पॉइंट, उसके पॉइंट टू पॉइंट जो कॉन्सेप्ट है उनको अच्छे से समझिए, एक एक पॉइंट को ध्यान से अच्छे से कंसल्ट करिए। अगर आपको ऐसा लगता है कि सर मुझे एक प्रॉपर कंटेंट नहीं मिल रहा है, ठीक है, प्रॉपर कंटेंट नहीं मिल रहा है, आप बुक ले लीजिए, बहुत अच्छे अच्छे बुक्स मार्केट में अवेलेबल है, आप बुक्स ले लीजिए। अगर आप बुक से नहीं पढ़ना चाहते हैं, आप इंग्लिश मीडियम में कंफर्टेबल है, तो एक वेबसाइट है ईपीजी पाठशाला, ईपीजी पाठशाला। यहां पर जाकर आप जो भी टॉपिक सर्च करेंगे उससे रेलेवेंट आपको पीडीएफ भी मिल जाएगा, उससे रेलेवेंट आपको बुक पीडीएफ भी मिल जाएगा, वीडियो भी मिल जाएगा। बस दिक्कत ये रहेगी, ऐसे बच्चे जिनको हिंदी ही समझ में आता है, इंग्लिश समझ में नहीं आता, ऐसे बच्चों को दिक्कत ये रहेगी कि यहाँ कंटेंट इंग्लिश में मिलने वाला है। बट ऐसे बच्चे जिनके इंग्लिश में दिक्कत नहीं है, वो इस वेबसाइट से बहुत अच्छे से सारे डेटा कलेक्ट कर सकते हैं। और अगर आपको लगता है नहीं सर मैं तो ये डेटा कलेक्ट ही नहीं कर पाऊंगा, मैं तो हिंदी मीडियम से हूं या फिर मैं इंग्लिश मीडियम से हूं, लेकिन सर मुझे समझ नहीं आ रहा कि इसको समराइज कैसे करना है, अगर ऐसी दिक्कत है तो आपको पता है, आप में से सारे बच्चे इस बारे में शायद पता हो कि 19 सितंबर से जो लाइब्रेरियन है उसका गारंटीड बैच स्टार्ट हो रहा है, जिसकी इंफॉर्मेशन आप पीछे के वीडियोस में देख सकते हैं। डिटेल इंफॉर्मेशन, टू द पॉइंट हम चलने वाले हैं। सारा का सारा कंटेंट जो है प्योरली जो हमारा सिलेबस है उसी के बेस पर, उसी के आधार पर प्योरली सारा कंटेंट होगा, तो आप उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी फीस, रजिस्ट्रेशन फीस 6000 है, आफ्टर फाइनल सिलेक्शन 1 लाख है, और सिलेबस, शेड्यूल, सारी चीजें आप पीछे की वीडियो में उसका पूरा का पूरा ब्यौरा देख सकते हैं। आपको अच्छा लगे तो वो ज्वाइन कर सकते हैं। सेकंड बिंदु जो आता है भ्रम से निकलने वाला। अब भ्रम से कैसे निकला जाए? अब इससे निकलने का तरीका क्या होगा? ये जो भ्रम है इससे निकलने का तरीका क्या होगा? इससे निकलने के लिए सबसे पहले आप जाइए आरपीएससी की साइट पे, आरपीएससी की साइट पे जाइए, वहां से सिलेबस निकालिए। सिलेबस किसका निकालना है सर? आप भले ग्रेड 3 के स्टूडेंट हैं, लेकिन ग्रेड 2 का सिलेबस निकालिए आप, ठीक है। ग्रेड 2 के सिलेबस में आपको क्या मिलेगा? डिटेल टॉपिक मिल जाएंगे, डिटेल टॉपिक मिल जाएंगे कि कौन कौन से टॉपिक है जो मुझे कंसल्ट करने, कौन कौन से टॉपिक है जो मुझे पढ़ने हैं। और वो जो डिटेल टॉपिक आपको मिले हैं, आपको उनके साथ स्टडी करना शुरू करना है। हाँ, एक अच्छी बात ये होगी, जब आप इस सिलेबस में निकालेंगे तो इसका यूनिट 2 डेफिनेटली आप पढ़ चुके होंगे, क्योंकि जो आपको आरएमएसएसबी बोर्ड की साइट पे जो आप सिलेबस देख रहे हैं वो सिर्फ आरपीएससी के ग्रेड 2 का सिर्फ 2nd यूनिट है, ठीक है। तो वो जो 60% मैंने क्वेश्चंस बताए थे वो आपके इस यूनिट से मिले हुए हैं, ठीक है। तो वो सिर्फ यूनिट 2 है। इसका मतलब ये हुआ टोटल यूनिट कितने हैं? टोटल यूनिट है 5, और अभी आपने पढ़ा कितना है? सिर्फ यूनिट 2 पढ़ा है। इसका मतलब अभी 4 यूनिट जो है वो पेंडिंग है। आपके पास अभी भी समय है, मैंने लिखा है अभी भी समय है इससे बाहर निकलने का। अगर आप इन बाकी 4 यूनिट के लिए अच्छे से स्टडी करेंगे, आराम से 40 से 45 दिन में आप अच्छे से इनको तैयार कर सकते हैं। अगर आप रोजाना 6 से 7 घंटे देंगे तो आराम से 40 से 45 दिन में बचे हुए 4 यूनिट को भी आप बहुत अच्छे से बना सकते हैं। अगर आपने 5 यूनिट बना लिया और अच्छे से इनको तैयार कर लिया, फिर देखिए पेपर कहीं से भी आए आपका कोई नंबर नहीं कटेगा। अगर आप इन्हें ढंग से तैयार करेंगे तो एक भी नंबर आपका इधर से उधर नहीं होगा,
ठीक है, तो आई थॉट आप मेरे इस वीडियो से जो मेरा मैसेज मैं कन्वे करना चाह रहा हूं, भ्रम से निकलने वाला, वो मैसेज आप समझ गए होंगे। फिर भी आपको कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में अपना डाउट मेंशन कर सकते हैं, कोई भी किसी भी तरह का कंफ्यूजन, किसी भी तरह का डाउट, ठीक है। लेकिन जैसे मैंने बोला था, वीडियो जब आप देख रहे हो तो बिना किसी पक्ष को रखे देखिए, और हमेशा याद रखिए समझदार व्यक्ति वो होता है सर जो बात सुनने के बाद उसका तर्क सुनता है, जिसके पास तर्क होता है। जब आप बात किसी की सुन रहे हैं, डॉक्यूमेंटली बिलीव करिए सर कि डॉक्यूमेंट्स क्या है इसके पीछे, ठीक है। और डॉक्यूमेंट्स का मतलब क्या, सिर्फ सिलेबस देखने मात्र से सिलेबस नहीं होता, आप एनालिसिस करिए, आप प्रीवियस ईयर के पेपर उठाइए, उनमें कौन से क्वेश्चंस आए हुए हैं आप उनको देखिए। जब आप उनके एनालिसिस करेंगे तब आपको समझ में आएगा कि क्वेश्चन कहां से आता है, क्या मुझे सिलेबस के अलावा भी कुछ करने की जरूरत है, क्या मुझे ऑटोमेशन पढ़ने की जरूरत है, क्या मुझे कंप्यूटर को थोड़ा डीप पढ़ने की जरूरत है। अब नंबर सिस्टम नहीं लिखा है, लेकिन अगर नंबर सिस्टम के क्वेश्चंस आ रहे हैं तो क्या मुझे उसको पढ़ना चाहिए। ये सारी बातें आपको तब पता चलती है जब आप एक एनालिसिस करते हैं, और वही बच्चा एग्जाम में फाइनल सेलेक्ट होता है जो इस तरह के एनालिसिस करके बैठा है और एक सही स्टडी मटेरियल के साथ अपनी स्टडी परफॉर्म कर रहा है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए इतना ही। जो भी डाउट है वो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। पर्सनली अगर किसी भी तरह का डाउट होता है तो आप मुझसे पर्सनली बात कर सकते हैं। आई थॉट जितने भी टीचर्स होंगे मैं आपको पर्सनली अपने नंबर दे रहा हूं 7742748581। आप पर्सनली जो अपना डाउट है वो मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं। आप कहीं से भी पढ़ रहे हैं, ठीक है, कहीं से भी पढ़ रहे हो आप, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अगर कोई भी डाउट आपके आता है तो आप डाउट मुझे शेयर कर सकते हैं। कहीं से भी पढ़ रहे हो, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है। अगर मुझे आपके डाउट का आंसर आएगा तो मैं बिल्कुल खुशी खुशी आपके आंसर देने की कोशिश करूंगा, ठीक है। तो अपना डाउट आप शेयर कर सकते हैं, किसी भी तरह का कोई भी डाउट होता है तो पर्सनली उस डाउट को मेरे साथ कंसल्ट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स अ लॉट।